वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं 1/3 तथा 1/243 के बीच तीन गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें, ऐसा होमवर्क दिया गया था जो कि गुणोत्तर माध्य चल रहा था। आप जानते हो गुणोत्तर माध्य क्या होता है कि दो संख्याओं के बीच अगर कुछ संख्याएं रखी हों और वह गुणोत्तर श्रेणी में होती हैं तो वही उनके गुणोत्तर माध्य होते हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई हैं, उनके बीच तीन गुणोत्तर माध्य में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो है मान लेते हैं तीन गुणोत्तर माध्य उसके G1, G2 और G3 होंगे। माना कि तीन गुणोत्तर माध्य G1, G2 और G3 है। ठीक है, यह थोड़ा सा और इजी बना देगा वर्क को। अब जो है यहाँ पर 1/3 G1, G2 एंड G3 और लास्ट में क्या संख्या 1/243 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर A की वैल्यू दी हुई है 1/3, B की वैल्यू दी हुई है 1/243 और जो गुणोत्तर माध्य की संख्याएं हैं वह दी हुई है 3। तो आप जो है यहाँ से R निकाल सकते हो। R जो है आपका यहाँ हो जाएगा R = B/A पावर 1/n+1। ठीक है, तो यहाँ B क्या है वो आप लिख लो 1/243 अपॉन 1/3 और पावर 1/3+1। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऊपर चला जाएगा यानी कि 3/243, 3 ऊपर चला जाएगा और 243 नीचे आ जाएगा पर पावर 1/4 ये हो जाएगा। आप जैसा कि जानते हो 3 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 81। तो 1/81 पर पावर 1/4 ये हो जाएगा। और यहाँ पर R = ये हो जाएगा 1/81 मतलब 1/3 पर पावर 4। 1/81 क्या होगा 1/3 पर पावर 4 और पावर 1/4। ठीक, R = क्या हो जाएगा 3 1/3 पर पावर 4 इंटू 1/4। इस 4 को 1/4 को अंदर लाइए तो ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसे और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यह R = 1/3 यह जो है रेशियो हो जाएगा आपका। ठीक, इन जो गुणोत्तर श्रेणी में है गुणोत्तर माध्य उनका यह रेशियो कॉमन रेशियो हो जाएगा। अब जो है पहला गुणोत्तर माध्य आप कैसे निकालेंगे, तो पहला गुणोत्तर माध्य G1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे G1 = 1/3 यानी कि AR लिखा जाता है। ठीक है, पहला गुणोत्तर माध्य क्या होता है AR जो कि 1/3 इंटू 1/3 है और 1/3 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। ठीक है, फिर G2 आप निकालेंगे सेकंड गुणोत्तर माध्य AR² होगा यानी कि 1/3 इंटू 1/3 पर पावर 2 यह हो जाएगा 1/3 इंटू 1/9 जो कि 1/27 होगा। ठीक है, अब जो है तीसरा गुणोत्तर माध्य G3 यह लेंगे तो AR/3 यानी कि 1/3 इंटू 1/3 पर पावर 3 यह हो जाएगा 1/3 इंटू 1/27 यह हो जाएगा 1/81। यहाँ तीन गुणोत्तर माध्य आपके निकल आए और यह है आंसर में आप लिख सकते हैं यह 1/9 1/27 1/81। ठीक है, यही जो है तीन गुणोत्तर माध्य। तो इस तरह से आप जो है
इन तीन गुणोत्तर माध्य को निकाल सकते हैं। पिछले लेक्चर पर भी हमने बताया था और ये जो है क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए, और आई होप आप इसे कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी के पास पहुंच सके। और आप देखिए इधर जो है आपकी एग्जामिनेशन की भी तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है रिसेंटली स्टार्ट होंगे और आप उसी अनुसार इसे रिवाइज करें, ठीक है। और अधिक से अधिक वीडियो देखें, इसमें सभी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 या इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में हो, यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में हो अगर ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करना है ये देख लीजिए आप। ये सिद्ध करें ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर तथा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तथा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है यदि ए बी सी डी चारों गुणोत्तर श्रेणी में है तो सिद्ध करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तथा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ये ध्यान रखें कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसमें इस तरह के कई क्वेश्चन हैं जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ उसी पैटर्न पर ये सभी क्वेश्चन इसके लगेंगे। कई ऑप्शन हैं इनमें क्वेश्चंस के, तो सभी क्वेश्चंस उसी तरह से लगेंगे, तो उसी तरह से आप लगाइएगा। पहले इसको ध्यान दीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व किया जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। तो आप देखें यह लिखा हुआ यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो यानी कि आपको दिया है ना, तो आप लिख लेंगे सिंस, चूंकि, ठीक है, ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। आप जरा ध्यान दें, ये इंग्लिश में अगर कहा जाए इफ ए बी सी डी आर इन जीपी देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर देन एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आल्सो इन जीपी, ठीक है, या विल बी इन जीपी, ठीक। तो उस तरह से क्वेश्चन आपको का होगा और आप इंग्लिश में इसे लिख सकते हैं, यानी कि इफ दिया गया है, ठीक है, देन सिंस ए बी सी डी आर इन जीपी देन, तो क्या होगा, तो बी अपॉन ए, आप जानते हो रेशियो जो है सबके इक्वल होते हैं, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी, ठीक है। और ये सपोज कर लीजिए आप ए, यानी कि माना लेट, ठीक, ए के इक्वल सपोज करेंगे, जैसे बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी, जैसे सेकेंड अपॉन फर्स्ट इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकेंड इक्वल टू फोर्थ अपॉन थर्ड, यह कॉमन रेशियो होगा और इसको हम के इक्वल मान लेते हैं। आर के इक्वल भी मान सकते हैं, के इक्वल भी मान सकते हैं। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी इन टर्म ऑफ ए एंड के, तो क्या होगा, देयरफॉर बी अपॉन ए इक्वल टू के, ठीक है, सभी रेशियो के बराबर होगा ये,
इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू ए के। ठीक, ये पहला एक इक्वेशन हो गया, बी इक्वल टू ए के। अब जो है यहां पर सी अपॉन बी इक्वल टू के, दिस इंप्लाइज दैट सी इक्वल टू बी के। ठीक है, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के हो जाएगा, एंड बी के जगह पर आप ए के रख सकते हो, ए के इंटू के मीन्स ए के स्क्वायर। क्लियर, ए के स्क्वायर। अब सी की वैल्यू ए के स्क्वायर हो गया, तो यहां पर नेक्स्ट डी अपॉन सी इक्वल टू के आप ये लिख सकते हो, और यहां पर जो वैल्यू आएगा डी का, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी के। और आप जानते हो सी की वैल्यू क्या आई है, ए के स्क्वायर। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो आप, ए के स्क्वायर, तो सी की वैल्यू ए के स्क्वायर इंटू के, तो ए के क्यूब हो जाएगा। यह जो है थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब जो है यहां पर ये प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन जीपी, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो इसका मतलब यदि आप क्या कहोगे, यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या इफ, इंग्लिश में इफ लिखोगे और हिंदी में यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड और तथा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में है, तो देखिए यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो उनका कॉमन रेशियो बराबर होना चाहिए। यानी कि ए बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो इक्वल होना चाहिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये दोनों इक्वल हम प्रूफ कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तथा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएगा। तो चलिए एलएचएस ले लेते हैं, फिर आरएचएस ले लेते हैं, दोनों को इक्वल प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वल प्रूफ करने के लिए एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, then upon a square plus b square. Putting the value of b, c and d are in this question. ठीक है, तो b और c की वैल्यू पुट करनी है। तो b की वैल्यू है a के, तो a के स्क्वायर प्लस यहाँ c की वैल्यू क्या है, a के स्क्वायर, देन a के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू तो एज इट इज ए स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है ए के का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर ए स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर और के स्क्वायर ऊपर कॉमन हो जाएगा और ए स्क्वायर नीचे कॉमन होता है। चलिए देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ए स्क्वायर के स्क्वायर देखिए आप दोनों में कॉमन है, तो पहला वाला हो जाएगा 1 और दूसरा वाले में ए स्क्वायर तो बाहर निकल गया और के स्क्वायर बाहर निकला, के पावर 4 है, तो ये यहाँ क्या बचेगा, के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और 1 प्लस के स्क्वायर से 1 प्लस के स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, आएगा क्या, के स्क्वायर। अब देखिए आरएचएस,
RHS में क्या होगा, आप जरा ध्यान दें, यहां पर दिया हुआ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहां पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी एंड डी, बी एंड सी इन दिस क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा, ए के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए के क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन ए के होल स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन ये हो जाएगा ए स्क्वायर के पर पावर 4 प्लस ए स्क्वायर के पर पावर 6 अपॉन, देखिए हमने पावर को जो है पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर हो जाएगा और के 2 × 2 4, 2 2 या 4 हो गया, ए स्क्वायर हो जाएगा और के पर पावर 3 × 2, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर के पर पावर 6 हो गया। उसी तरह से यह ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पर पावर 4 यह हो गया, देन यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूं, यहां से ए स्क्वायर के पर पावर 4 कॉमन हो जाएगा ऊपर पर, देखिए ए स्क्वायर और के पर पावर 4 कॉमन होगा, तो ए स्क्वायर के पर पावर 4 यहां पर होगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन, यहाँ ए स्क्वायर और के स्क्वायर कॉमन होगा, ए स्क्वायर और के स्क्वायर कॉमन होगा 1 प्लस के स्क्वायर, तो 1 प्लस के स्क्वायर से 1 प्लस के स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, के पर पावर 4 -2, क्योंकि के स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, एंड देन दैट वैल्यू विल कम के स्क्वायर, यहाँ पर भी के स्क्वायर है LHS में और RHS में भी के स्क्वायर है, तो ये क्या हुआ दोनों, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ये क्या हो गया प्रूव्ड, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS ये प्रूव्ड हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉग से रिलेटेड, तो उसको हम लगा देते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन जितने होंगे वह आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड लगवा दिया है, तो हर तरह के क्वेश्चन यहाँ लगवाए जाते हैं, आप इस चीज को ध्यान रखें और सॉल्व करें क्वेश्चंस। Now the question is A, B, C गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें। A, B, C गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है? लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी समांतर श्रेणी में होंगे। लॉग ए, लॉग बी तथा लॉग सी समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है। तो ये आपको सिद्ध करना है, यानी कि ए, बी, सी अगर गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें लॉग ए, लॉग बी तथा लॉग सी समांतर श्रेणी में होंगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं
किस तरह से ये होगा, सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन लगवाया था, लेकिन ये लॉग में है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, इम्पोर्टेंसी इसकी बढ़ जाती है। तो आप जरा देखें, यहाँ पर लिखा हुआ इफ सिंस ए बी सी, यदि आगे इसमें यदि लिखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन दिया होगा यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में तो सिद्ध करें, ठीक। तो यहाँ पर सिंस आप लिखेंगे ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, चूंकि ए बी सी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो क्या हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा के अनुसार अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द जीपी क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी, बी अपॉन ए इक्वल टू सी अपॉन बी, जो कि गुणोत्तर श्रेणी में है। तो बी इंटू बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी, क्लियर। तो यहां पर बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए सी। अब जो है आपको इसी को क्या करना है, समांतर श्रेणी में प्रूफ करना है लॉग में। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ या दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड मतलब दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, लॉग बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए सी। आप जानते हो लॉग बी स्क्वायर 2 आगे चला आएगा, आप लॉग से भली भांति परिचित हो गए, तो 2 आगे चला आएगा, क्या होगा, लॉग बी, 2 लॉग बी इक्वल टू लॉग ए इंटू सी, मतलब लॉग ए प्लस लॉग सी, लॉग ए प्लस लॉग सी, ये हो जाएगा। तो आप जानते हो 2 लॉग बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी, ये खुद क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी। लेकिन अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं या समांतर श्रेणी प्रूव करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, लॉग बी प्लस लॉग बी लिख सकते हैं इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग सी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 2 log b को log b प्लस log b लिख सकते हैं 2 टाइम्स, और यह जो है इक्वल टू log a प्लस log c होगा। अब जो है log b माइनस log a इक्वल टू log c, इस log b को उधर भेज दीजिए, माइनस log b, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी कि यह दोनों बराबर है, अंतर बराबर है, इसलिए सर्वांतर बराबर है, यानी कि यह समांतर श्रेणी है। क्या समांतर श्रेणी है, देयरफॉर log a log b तथा log c समांतर श्रेणी में है, यह प्रूव्ड हो गया, ठीक है, यह समांतर श्रेणी में है, ठीक। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं, और इनके बाद आप जो है एक क्वेश्चन और लगाएं, 2 संख्याओं का समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य 10 और 8 है क्रमशः, तो संख्याएं बताएं। यह संख्याओं को पूछा है, ए और बी को आप बताएं, ठीक है। तो चलिए इन संख्याओं को हम देखते हैं। ये दिया हुआ है 2 संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य। क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं के समांतर माध्य
तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 तथा 8 हैं, तो क्या करना है भाई, संख्या बताना। तो संख्या बताए, आपको संख्याएं बताना है। अब जरा ध्यान दें आप, यहाँ पर दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है क्रमशः 10 और 8। ठीक, 10 और 8 हैं, तो यहाँ पर संख्याएं बताना है। माना कि संख्याएं ए और बी है, माना कि दो संख्याएं ए तथा बी। अगर ऐसा है तो समांतर माध्य क्या होगा दोनों का, जो दिया है, दिया हुआ है क्या, a प्लस बी बाई 2, जो कि समांतर माध्य है, उसको 10 दिया हुआ है। ठीक, a प्लस बी बाई 2 10 दिया हुआ है, तो यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 20 हो गया, 10 इंटू 2 20। ठीक, यानी कि एक इक्वेशन आपको ये मिल गया। दूसरा दिया हुआ है गुणोत्तर माध्य 8 है, तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है, अंडर रूट ए बी। आप इस तरह से लगाएंगे, अंडर रूट ए बी 8 दिया हुआ है, दोनों का गुणोत्तर माध्य 8 दिया हुआ, तो 8 हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 या 2। ठीक है, आप क्या करें, b यहां से वैल्यू उठाकर यहां पर रख दें। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 अपॉन 8। आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, यानी कि b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो हम लिखेंगे b का मान रखने पर ये क्या हो जाएगा, a प्लस 64 अपॉन ए इक्वल टू 20। जरा आप ध्यान दीजिए कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो a स्क्वायर एज एलसीएम ले लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 64 अपॉन ए इक्वल टू 20, तो a स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 20a, ये हो जाएगा। तो a स्क्वायर, इसको भी इधर लेके आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया पूरा, माइनस 20a प्लस 64 इक्वल टू 0। अब 64 को ऐसा फैक्टराइज करेंगे कि ये 20 आ जाए, तो 64 यानी कि 16 4 या 64 और 16 प्लस 4 20, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 20 की जगह 16 प्लस 4 इन ब्रैकेट में लिख लेंगे और a 64 इक्वल टू 0, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, प्लस माइनस का भी कोई कंफ्यूजन नहीं होता अगर आप ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक, अब जो है ऐसे स्प्लिट कर दीजिए, तोड़ दीजिए और उसके बाद कॉमन लीजिए। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 16a माइनस 4a प्लस 64 इक्वल टू 0। ए कॉमन कर लेंगे, a माइनस 16 एंड माइनस 4 कॉमन कर लेंगे, a माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a माइनस 16 इंटू a माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा a माइनस 16 इक्वल टू 0 और a माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा 16 और a इक्वल टू 4। अब जरा ध्यान दें कि अगर a का मान 16 होता है
तो b का मान क्या होगा। ठीक, यदि a इक्वल टू 16 है तो क्या होगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 अपॉन 16, क्योंकि b अपॉन यानी b इक्वल टू 64 अपॉन a है, तो यहां से कट जाएगा 4, b का मान आ जाएगा 4। और यदि a इक्वल टू 4 है, a इक्वल टू 4 है, तो आप क्या करेंगे, b इक्वल टू ले लेंगे 64 अपॉन 4, यह हो जाएगा 16। तो आप ध्यान दें, यदि a का मान 16 आ रहा है तो b का 4 आ रहा है, और a का मान 4 आ रहा है तो b का 16 आ रहा है, यानी कि आंसर आपके दोनों होंगे, क्या होंगे 16 4 एंड, या आप लिख सकते हैं r 4 16, दोनों में से कोई भी आंसर इसका हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या असेंडिंग ऑर्डर में, दोनों ऑर्डर में भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि वो दो संख्याएं पहली संख्या बड़ा है या दूसरी संख्या बड़ा है। ठीक है, वो लगाने पर कंडीशन के अनुसार आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आप जो है कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इसको आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसे कीजिएगा और इससे रिलेटेड होमवर्क भी मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और बहुत टेक्निकल भी है, इसलिए आप बहुत ध्यान रखें। दो संख्याएं a और b का समांतर माध्य a तथा गुणोत्तर माध्य g है। दो संख्याएं दो संख्याओं या दो राशियों का, दो संख्याओं ने देकर ये लिखा है दो राशियों का दो राशियां a और b, राशियों a तथा b का समांतर माध्य कैपिटल A तथा गुणोत्तर माध्य कैपिटल G। कैपिटल G है, ये दिया हुआ है। यदि A:G, ये दे रहा है A:G इक्वल टू 13:12, 13:12 मतलब 13 का रेशियो 12 से, ठीक है 13:12 है। तो A:B का मान निकालें, तो A:B का मान बताएं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो राशियों A और B का समांतर माध्य है, दो राशियों A और B का समांतर माध्य दिया हुआ है और ये समांतर माध्य दिए हुए हैं कैपिटल A और गुणोत्तर माध्य कैपिटल G है। यदि A:G इक्वल टू 13:12 है तो A:B का मान बताएं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और टेक्निकल क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें कुछ फार्मूले रेशियो पर क्वेश्चन के भी लगेंगे, तो आप उन फार्मूलों को विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि वह बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर है यदि आप A:G इक्वल टू 13:12, इसका मतलब क्या हुआ A/G, क्योंकि रेशियो हमेशा अपॉन में होता है, डिवाइड में होता है 13/12।
ठीक है। ए की वैल्यू आप रख दीजिए, ए क्या होगा, समांतर माध्य, तो ए और बी का समांतर माध्य है, इसलिए ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा अपॉन जी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, क्योंकि गुणोत्तर माध्य है, ये 13:12। यह 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है, ऊपर का ये हर है, तो यह नीचे आएगा और ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ट्वाइस टाइम्स ए बी इक्वल टू 13:12। ठीक, 13:12 ये हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दें आप, इनको इसमें रेशियो में डायरेक्ट A/B निकाला नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे, जो कि रेशियो एंड प्रपोर्शन का है। ठीक है, उसमें होता क्या है, a प्लस बी और प्लस 2 अंडर रूट ए बी, जो न्यूमरेटर होता है यानी कि अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर। ठीक है, इस तरह से होगा। मान लीजिए ऐसा a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी दिया हो, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि a प्लस बी यानी कि हर अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर इक्वल टू सी प्लस डी, यानी कि अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर, यानी कि जो रूल लेफ्ट साइड में अप्लाई करेंगे वही सेम रूल राइट साइड में भी अप्लाई करेंगे, यह इक्वल होता है। इट्स कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। ठीक, यह कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल है। तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई करके हम दिखाते हैं आपको, सेम टू सेम, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। ठीक है, ये चीज यहाँ पर हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, और ये होगा 13 प्लस 12 अपॉन नीचे हो जाएगा 13 माइनस 12। देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में भी वही रूल हमने अप्लाई किया है। राइट साइड में जो रूल अप्लाई किया है यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से घटाकर, और यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई किया है। ठीक, तो यहाँ ये दोनों हो गया। इसके साथ साथ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको a जो है अंडर रूट ए का होल स्क्वायर होगा प्लस b अंडर रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, लिख सकते हैं कि ये लिख सकते हैं, और प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ए अंडर रूट बी, 2 अंडर रूट ए बी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए अंडर रूट बी अपॉन यहाँ पर अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी। यह हो जाएगा, आप देखें a को अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, b को अंडर रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ए अंडर रूट बी, अंडर रूट ए बी को लिख सकते हैं, और इक्वल टू यह हो जाएगा 25, क्योंकि 13 प्लस 12 है तो ऊपर 25 अपॉन 1। ठीक, ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें इसे कि यह अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, प्लस जो है आपका यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, और ये 25 अपॉन 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों तरफ होल स्क्वायर है, हम होल स्क्वायर हटा देते हैं, यानी कि दोनों तरफ का वर्गमूल ले लेते हैं, और दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ये लिख लेंगे, यानी कि टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और ये हो जाएगा 5 प्लस 1। देखिए अभी भी ए और बी अलग अलग जो है रेशियो में नहीं आ रहा या अलग अलग नहीं है, इसलिए एक बार पुनः हम कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई कर देंगे, यानी पुनः डिनोमिनेटर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे और तब आ जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे भाई, अंडर रूट ए
प्लस अंडर रूट बी और प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। देखिए जो न्यूमरेटर है उसको और जो डिनोमिनेटर है उसको ऐड कर दिया, ठीक। अपॉन जो न्यूमरेटर है उसको लिखेंगे, यानी कि जो अंश है उसे लिखेंगे और माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर को। तो जब डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे तो ध्यान रखें इस बात का कि अंडर रूट माइनस ए हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस अंडर रूट बी हो जाएगा, ठीक। यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, अंडर रूट ए माइनस में आ जाएगा और माइनस अंडर रूट बी प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पर भी राइट साइड में वही करेंगे, 5 + 1 अपॉन 5 - 1, ये घटा देंगे, दोनों रेशियो बराबर होगा। अब जरा आप ध्यान दें, यहाँ पर अंडर रूट बी से अंडर रूट बी कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 अंडर रूट ए, 2 अंडर रूट ए अपॉन 2 अंडर रूट बी, और यह हो जाएगा 6/4, ठीक, 6/4, ठीक है। इसे ठीक से लिख लें 4, क्लियर। 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ देखिए 6 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। वो किससे कैंसिल हो जाएगा? 2 से, क्योंकि दोनों को कैंसिल कर सकता है, 2 3 जा 2 2 जा, यानी कि अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी इक्वल टू 3/2, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, यह अंडर रूट नहीं है, यह 3/2 है, 3/2। अब चलिए हम देखते हैं कि हमें निकालना क्या था, a:2 निकालना था, लेकिन ये स्क्वायर रूट में आया है रेशियो, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये क्या होगा, जब वर्ग कर देंगे आप, रूट ए अपॉन रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो रूट ए यानी कि ए हो जाएगा अपॉन बी इक्वल टू 9, 3 का होल स्क्वायर 9/4, यानी कि a:b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9:4, और यही पूछा गया था, ये आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको इसे निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दो राशियों ए और बी का गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य जी दिया हुआ है, तो उनके बीच का जो रेशियो है a:g या 13:12 है, तो a:b का मान बताएं। तो यहाँ पर यह a:g ले लेंगे, उसके बाद इनका फार्मूला लगा देंगे, फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल लगाएंगे और अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू आएगी, पुनः फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल अप्लाई करेंगे और पुनः जो है अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी की वैल्यू आ जाएगी, जिसका वर्ग करने पर आपको ए अपॉन बी का मान मिल जाएगा, जो कि रेशियो में आप लिख लेंगे। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। दो संख्याओं के समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य दिए हुए हैं, तो सिद्ध करें उनके संख्याओं का जो अनुपात होगा 9:1 होगा, और यह जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम इसी तरह के क्वेश्चन है, तो इसे आप लगाएंगे। तो देखिए ये होमवर्क है आज का, दो संख्याओं के समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है, उनमें रेशियो दिया हुआ 5:3 का अनुपात है, तो आपको सिद्ध करना है कि उन संख्याओं का अनुपात जो है 9:1 का होगा, यानी कि 9:1 होगा। तो यह सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, और आई होप आप इसे सिद्ध कर लेंगे आसानी से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, थैंक यू।